सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व हम कैसे पहचानते हैं, उसके बोलने का ढंग, किस तरीके से वह लोगों से मिलता जुलता है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, किस तरीके से वह किसी सिचुएशन को डील करता है। तो इन्हीं सब के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम अच्छा और बुरा किन चीजों पर कहते हैं, तो उसकी आदतों पर ही तो कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति की आदतें होती हैं वही उसे क्या बनाती हैं, अच्छा इंसान और बुरा इंसान बनाती हैं। तो जो पर्सनैलिटी होती है वह क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण होते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे विस्तार से। और इसके अलावा आपको पता है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अगर हमें किसी का चेहरा दिखा दिया गया है, कोई हमारे सामने चल कर आ रहा है, हमें नहीं पता है कि वह व्यक्ति किस पोजीशन पर है, वह क्या है, लेकिन हम उसके शरीर की पर्सनैलिटी को देख करके बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई को देख करके बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि व्यक्ति का शारीरिक रूप भी हमें प्रभावित करता है और उसका व्यवहार भी हमें प्रभावित करता है। तो जो व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे इसमें शरीर का यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर और उसके व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर हम किस प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति बुरा है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, फिर इसकी परिभाषाएं देखेंगे। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर पर्सनैलिटी की परिभाषा हम देखते हैं। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, देखिए पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकाब, मास्क, नकली चेहरा। प्राचीन समय में बाह्य रूप रेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है, यानी कि केवल व्यक्ति के शारीरिक डील डॉल को देख करके या फिर ये कहें कि शरीर की बनावट को देख करके यह व्यक्ति लंबा है, चौड़ा है तो यह बहुत अच्छा होगा, या कोई व्यक्ति छोटा है, नाटा है तो वह अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर इस बात को गलत कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है वो बाहरी के साथ साथ आंतरिक गुणों का भी क्या होती है, समावेश होती है। यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके बाह्य और आंतरिक गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। उसकी बाहरी पर्सनैलिटी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके आंतरिक गुण यानी कि वह किस तरीके से लोगों से व्यवहार करता है, मित्रवत है या नहीं, या लोगों का सहयोग करने की भावना उसके अंदर है या नहीं, वह एक अच्छा व्यक्ति है या नहीं है, यह उसके आंतरिक गुणों से अधिक डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कुछ परिभाषाएं व्यक्तित्व की, और ये आलपोर्ट की परिभाषा, यह सबसे अधिक सर्वमान्य परिभाषा है व्यक्तित्व की। आलपोर्ट की परिभाषा को सभी ने माना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के मध्य समायोजन स्थापित कर लेता है, यानी कि हम अपने आसपास के वातावरण से क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, वही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। यही यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद देखिए, मन के अनुसार व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचि, योग्यता एवं अभिरुचियों के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद कैटल ने क्या कहा है, देखिए व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचार का ढंग, आदतों का ढंग, अभिवृत्ति एवं रुचि, कार्य करने का ढंग एवं जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर क्रेसमर भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है, क्रेसमर भी लिखा मिलता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों, क्रेसमर के अनुसार, सेल्डन के अनुसार, युंग के अनुसार, आधुनिक आधार पर, सभी के आधार पर हम यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्रेसमर ने किस तरीके से व्यक्तित्व को बांटा है, कितने भागों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि क्रेसमर ने
शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, या क्रेस्मर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो शारीरिक संरचना के आधार पर या शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो देखिए, स्थूलकाय यानी कि नाटे व्यक्ति, सुडौलकाय यानी कि खिलाड़ी व्यक्ति, क्षीणकाय यानी कि दुर्बल शरीर वाले, और मिश्रित काय यानी कि मिले जुले। तो इन सभी को विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो स्थूलकाय यानी कि नाटे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है पिकनिक। फिर एथलेटिक किसको कहा है? जो खिलाड़ी यानी कि सुडौलकाय को क्या कहा है? एथलेटिक। वैसे भी एथलेटिक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एथलेटिक्स कहते हैं ना। इसके बाद देखिए एस्थेनिक, दुर्बल शरीर वालों को, और डिस्प्लास्टिक जो होते हैं ये मिश्रित काय यानी कि इन सभी के मिले जुले रूप होते हैं। तो एक एक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पिकनिक टाइप यानी कि स्थूल काय, गोल मटोल नाटे व्यक्ति को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति कद में छोटे किंतु मोटे, चिकनी शारीरिक त्वचा युक्त, मनोविनोदी, आराम पसंद, स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं तथा बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं। तो ये जो स्थूल काय होते हैं या पिकनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं क्रेस्मर के अनुसार, ये छोटे होते हैं कद में, और इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है, यह आराम पसंद होते हैं, और इन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद होता है। अब देखिए इसके बाद सुडौलकाय या पुष्टकाय या सौष्ठव शरीर, तो ये एथलेटिक टाइप है। जो खिलाड़ी होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं? उनका जो शारीरिक संरचना होती है वो बिल्कुल सुदृढ़ होती है यानी कि सुसंगठित होती है। और यह व्यक्ति कैसे होते हैं? इनकी जो पेशियां होती है मजबूत होती हैं, क्योंकि यह दौड़ में अच्छे होते हैं या और भी खेलों में अच्छे होते हैं। तो एथलेटिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आप देखिए, लंबे सुदृढ़ शारीरिक गठन से युक्त, यानी कि लंबे भी होते हैं, सुदृढ़ शारीरिक गठन भी होता है। अक्सर जितने भी खिलाड़ियों को आप देखोगे वो सब आपको हाइट में लंबे ही दिखेंगे। इनका शरीर स्वस्थ होता है क्योंकि हमेशा एक्सरसाइज करते रहते हैं। इसके बाद देखिए, स्वस्थ कसरती शरीर, अस्थियां व पेशियां मजबूत व चौड़ी होती हैं, क्रियाशील होते हैं। एक खिलाड़ी का क्रियाशील रहना कितना जरूरी है आपको बताने की जरूरत नहीं है, किंतु स्वभाव से उग्र एवं सामाजिक प्रिय, न्याय प्रिय खिलाड़ी तथा कम आराम पसंद करने वाले होते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपना कोई ना कोई टूर्नामेंट, कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं। सुडौलकाय व्यक्ति, पुष्टकाय व्यक्ति, सौष्ठव शरीर या फिर एथलेटिक टाइप के व्यक्ति। इसके बाद देखिए एस्थेनिक, कृशकाय व्यक्ति या क्षीणकाय व्यक्ति या सौंदर्याकृति शरीर, शरीर से दुबले पतले, सुंदर छवि वाले, बौद्धिक गुणों से युक्त, कल्पनाशील, अंतर्मुखी तथा अत्यधिक भावुक होते हैं। कौन? कृशकाय यानी कि एस्थेनिक टाइप के व्यक्ति, या इन्हें क्षीणकाय भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? शरीर से दुबले होते हैं। फिर है मिश्रित काय या नम्य या डिस्प्लास्टिक। जो मिश्रित काय होते हैं, डिस्प्लास्टिक होते हैं, ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति शारीरिक गठन तथा व्यवहार में उपयुक्त तीनों प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं, तो ये डिस्प्लास्टिक हो गए। अब आप इनको याद कैसे रखेंगे ये तो मैंने बता दिया। तो आप ऐसे याद रखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जब भी क्रेस्मर के अनुसार पूछेगा व्यक्तित्व के प्रकार, तो क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है, यानी कि शरीर की रचना के आधार पर कोई व्यक्ति लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तियों को बांटा है। तो देखिए यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, आईसी 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 आईसी, पिकनिक आईसी, यहाँ पर देखिए सब में क्या आ रहा है? पिकनिक में, एथलेटिक में, एस्थेनिक में और डिस्प्लास्टिक में, सब में आईसी आपको दिख रहा होगा। तो जहां पर भी आईसी आएगा या इक आएगा, निक, पिकनिक, एथलेटिक इक आ रहा है, एस्थेनिक इक आ रहा है, डिस्प्लास्टिक इक आ रहा है, लास्ट में अगर इक आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वह क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व को बांटा गया है या क्रेस्मर के अनुसार पूछा जा रहा है। अब देखिए इसके बाद है शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो सेल्डन के अनुसार अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। देखिए सेल्डन के अनुसार क्या है? गोलाकार यानी कि एंडोमार्फिक। तो इस प्रकार के व्यक्ति मोटे नाटे दिखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आराम पसंद, खुश मिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने के चीजों में अधिक रुचि अभिरुचि रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को सेल्डन ने विसरोटोनिया कहा है। क्या कहा है? विसरोटोनिया कहा है। तो गोलाकार यानी कि एंडोमार्फिक, आयताकार यानी कि मेसोमार्फिक। आयताकार अक्सर पूछा गया है, मेसोमार्फिक।
ऐसे लोगों का शारीरिक गठन काफी सुडौल तथा हड्डी और मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं। शारीरिक गठन हट्टा कट्ठा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने सोमेटोटोनिया कहा है। ये साहसी स्वभाव के होते हैं। तो मेसोमार्फिक मार्फिक जो होते हैं, इनकी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो, जो आप लोगों ने क्रेस्मर में पढ़ा था, सुडौल का यानी कि एथलेटिक व्यक्ति। तो यह एथलेटिक जो है, यहाँ पर जो सेल्डन ने बांटा है उसके मेसोमार्फिक से मिलते जुलते हैं। फिर देखिए लंबाकार यानी कि एक्टोमार्फिक। ऐसे व्यक्ति का कद लंबा, शरीर दुबला पतला, शारीरिक गठन गहरा, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने एसेरी ब्रोटोनिया कहा है। ये हैरान, परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले एवं अंतर्मुखी होते हैं। तो जो एक्टोमार्फिक होते हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनका कद लंबा होता है लेकिन शरीर दुबला पतला होता है। अब देखिए इसीलिए इन्होंने सेल्डन ने क्या कहा, इनको सेरी ब्रोटोनिया कहा है। और ये हमेशा हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, जीवन में दुखी रहते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। अब स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। देखिए विर्सोटोनिया, सोमेटोटोनिक या सेरिब्रोटोनिक। अब यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे, अगर हमें पूछ लिया सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो 3 हैं। संरचना, इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर भी बताया है और स्वभाव के अनुसार भी बताया है। याद रखिएगा सेल्डन ने। देखिए सेल्डन ने यहाँ पर एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक बताया। तो देखिए आपने देखा था क्रेस्मर के अनुसार क्या आ रहा था, इक आ रहा था। तो यहाँ पर मार्फिक, यहाँ पर मार्फिक फिक आएगा सब में। देखिए मेसोमार्फिक और यहाँ पर एक्टोमार्फिक, सब में क्या आ रहा है, मार्फिक आ रहा है। तो याद रखिएगा जब भी मार्फिक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, किसके अनुसार, सेल्डन के अनुसार। और अगर इक आएगा तो आप समझ जाओगे किसके अनुसार, क्रेस्मर के अनुसार। तो स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। विर्सोटोनिया यानी कि मस्त मौला, आराम पसंद, खाना पसंद, प्रेम इत्यादि पसंद। तो मैक्सिमम व्यक्ति इसी अनुसार के होते हैं। उन्हें मस्त मौला रहना, आराम करना, खाना खाना, प्रेम इत्यादि करना बहुत पसंद होता है। फिर सोमेटोटॉनिक, कर्मठ, शक्तिशाली, साहसी, स्पष्टभाषी, अधिकार प्रिय। इस प्रकार के व्यक्ति भी आपको पता ही है, आपके आसपास ही मिल जाएंगे, आपके घर में ही मिल जाएंगे, जो बहुत ही कर्मठ है, शक्तिशाली हैं, साहसी भी हैं और अपनी जो भी चीजें कहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। फिर है सेरिब्रोटॉनिक, हैरान, परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले एवं अंतर्मुखी। यानी कि ये व्यक्ति जो सेरिब्रोटॉनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, हैरान हो रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, संकोची होते हैं। तो स्वभाव के आधार पर भी आपने देख लिया। अब ये सबसे अधिक जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है मनोवैज्ञानिक आधार पर, सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो है वो युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है या व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। तो युंग या जुंग आपको बुक में मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो युंग का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा है कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो युंग द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और ये मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया वर्गीकरण है व्यक्तित्व का। इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। सबसे पहले हम अंतर्मुखी देखेंगे। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, ये चिंतनशील होते हैं तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहते हैं। जैसे लेखक व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं। तो बहुत ही आसान है। अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें 10 लोगों के बीच में कुछ बोलने को कह दिया जाए तो वह बोल नहीं पाते हैं, वह शर्मा जाते हैं। यानी कि वह अपनी बातों को उनको कहने तो आता है, लेकिन वह 20 लोग के सामने, 50 लोग के सामने अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाते हैं। तो यह शर्मीले स्वभाव के होते हैं। अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो क्या होते हैं, अपनी ही ओर केंद्रित रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं। जैसे कि लेखक हुए, ये सब क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। इसके बाद बहिर्मुखी देखिए। बहिर्मुखी ऐसे व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है, जैसे कि शिक्षक है, नेता है। इसके अलावा व्यापारी, शासक, प्रबंधक, खिलाड़ी, समाज सुधारक, ये सब क्या है, बहिर्मुखी होते हैं, क्योंकि यह अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। जैसे कि एक टीचर है तो क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो सभी को क्या करता है, संबोधित करता है, सभी की समस्याओं को भी सुनता है। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। नेता का तो पता ही है आपको काम क्या है। तो यह भी क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं।
फिर है उभयमुखी। जो उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्ट होते हैं, यहाँ पर आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट देख लिया, अब एम्बीवर्ट। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये उभयमुखी व्यक्ति के होते हैं। और मैक्सिमम इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है जहां पर बोलने की जरूरत है वहां पर हम बोलेंगे और जहां पर चुप रहने की जरूरत है वहां पर हम चुप भी रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उभयमुखी होते हैं, क्योंकि इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता ले जाएंगे युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व 3 प्रकार का कौन कौन सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब देखिए स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। समाजशास्त्री स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। तो समाजशास्त्री थे यह कौन, स्प्रेंगर। इन्होंने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तियों को 6 भागों में बांटा। तो याद रखिएगा ये। और युंग ने मनोविज्ञान के आधार पर बांटा है, और मनोविज्ञान ही आप पढ़ रहे हो, तो मनोविज्ञान ही आप पढ़ रहे हो, इसीलिए युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इसको आपको नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना है। और स्प्रेंगर के अनुसार 6 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहले होते हैं सिद्धांतिक। इस श्रेणी में कवि आते हैं, लेखक आते हैं, दार्शनिक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये सैद्धांतिक होते हैं, इसमें कवि आते हैं, लेखक आते हैं, दार्शनिक आते हैं, जिनकी सोचने विचारने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसमें आप वैज्ञानिक को भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। इस श्रेणी में व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति आदि आते हैं। तो व्यापारी का काम क्या होता है, सामान बेचना और सामान बेचकर पैसे पाना या पैसे प्राप्त करना। तो ये व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति, ये लोग क्या, इनको क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस करने से क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है। तो व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं वे आर्थिक व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। फिर है सामाजिक यानी कि सोशल। तो सोशल कौन होगा, समाज सेवी होगा, नेता होगा, इसके अलावा अभिनेता होगा, ये सब क्या है, सामाजिक व्यक्ति हैं। इसके बाद देखिए राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल। इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति राजनीति तथा प्रशासन में ज्यादा भाग लेते हैं, जैसे कि नेता। तो आप देखिए नेता सामाजिक में भी आ गया, सामाजिक व्यक्ति में भी, और राजनीतिक व्यक्ति में भी आ गया। दोनों में कौन कॉमन है, नेता। इसके बाद देखिए सौंदर्यात्मक यानी कि एस्थेटिक। तो इस श्रेणी में कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, संगीतकार, संगीत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी आदि आते हैं। तो सौंदर्यात्मक में याद रखिएगा जो व्यक्ति कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे साहित्यकार हो, ये सब एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मक के अंतर्गत आते हैं। फिर है धार्मिक यानी कि रिलीजियस। तो इस श्रेणी में पुजारी, भक्त, पादरी, मौलवी, हर धर्म के लोग, मतलब जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग आते हैं, या जो अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म की कही गई बातों को फॉलो भी करते हैं, तो ये रिलीजियस व्यक्ति कहलाते हैं या धार्मिक व्यक्ति। तो इस तरीके से ये 6 प्रकार के व्यक्तियों को आपने देखा स्प्रेंगर के अनुसार। तो आप लोगों ने देखा क्रेजमर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। फिर आपने देखा सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार का। फिर उसके बाद आपने युंग के अनुसार देखा 3 प्रकार का। अब स्प्रेंगर के अनुसार आप देख रहे हो जो कि समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार 6 प्रकार का। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी का मतलब ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ईश्वर में और धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है, और जो रजोगुणी होता है वो कर्म में विश्वास रखने वाला होता है, और जो तमोगुणी होता है वो सुख प्राप्ति, विलासी प्रवृत्ति वाला होता है। तो अगर सतोगुणी आएगा यानी कि वह ईश्वर में और धर्म में विश्वास रखने वाला, अगर रजोगुणी आएगा तो वो कर्म में, यानी कि वह अपने कर्म में विश्वास रखता है, कि उसे ये लगता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उसे अपने कर्म पर बहुत विश्वास होता है। तमोगुणी व्यक्ति ये हमेशा सुख प्राप्ति के बारे में सोचता रहता है, विलासी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। अब देखिए इसके बाद हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस तरीके से बांटा है, आप देखिए काले पित्त वाले, कफ पित्त वाले, रुधिर प्रवृत्ति वाले और पीले पित्त वाले व्यक्ति, इस प्रकार से बांटा है। तो जो काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं ये निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। तो काला
काला जो रंग होता है उसको वाकई में कभी देखा आपने किसी देश का रंग आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा। तो जो निराशावादी इसको जो काला रंग है इसको निराशावादी, शक्तिहीन और दुखी व्यक्ति से जोड़ा गया है। तो ये काले पित्त वाले व्यक्ति हो गए जो संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। फिर है कफ पित्त वाले। तो कफ पित्त वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ये शांत होते हैं, सुस्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उदार मनन और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। लेकिन ये जो कफ पित्त वाले होते हैं यह सुस्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उदार होते हैं और मनन वाले होते हैं। जो कफ पित्त वाले व्यक्ति होते हैं शांत होते हैं, सुस्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और उदार मनन वाले होते हैं। तो यह शांत, सुस्त और चिड़चिड़े होते हैं, उदार होते हैं। अब देखिए रुधिर प्रवृत्ति वाले, रुधिर का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनमें रुधिर की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव यही होते हैं। इस पर देखिए आप दोनों पर पॉजिटिव ही बनाया है। तो ये शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलित होते हैं और आशावादी, उत्साही और प्रसन्नचित होते हैं रुधिर वाले व्यक्ति या रुधिर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, हिप्पोक्रेटस के अनुसार। फिर है पीले पित्त वाले। तो पीले पित्त वाले अस्थिर, क्रोधी होते हैं, आक्रामक होते हैं। इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही झगड़ालू टाइप के होते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये पीले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं। तो सबसे अच्छे रुधिर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक और संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, संतुलित होते हैं और हमेशा आशावादी और उत्साही और प्रसन्नचित व्यक्ति के होते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, अपने काम को भी करते रहते हैं ये लोग। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे आधुनिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया। आधुनिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो देखिए भावुक व्यक्ति यानी कि जो बात बात पर दुखी हो जाते हैं, मतलब इनका मन तो बहुत साफ होता है लेकिन या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं या किसी सामने वाले को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। फिर है कर्मशील व्यक्ति, अपने कर्म में विश्वास रखने वाले जो अपना काम अच्छे से करते हैं। तीसरा है विचारशील यानी कि हर कार्य को विचार करके करने वाले व्यक्ति। तो जो विचारशील व्यक्ति होते हैं इनको भी अच्छा ही माना गया, बेस्ट माना गया कि कोई भी काम सोच विचार के ही करते हैं। तो भावुक, कर्मशील और विचारशील यह आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम यानी कि जो उसके माता पिता के जीन्स है बच्चे के, कहीं ना कहीं वह उसके अंदर आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ गुण आता ही आता है। तो यह क्या करता है, बच्चे को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए परिवार व विद्यालयी वातावरण यानी कि परिवार और विद्यालय का वातावरण बच्चे का कैसा है यह भी क्या करता है, प्रभावित करता है। वातावरण, उसके आसपास का माहौल, यहाँ परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस के लोग, इसके अलावा उसकी मित्र मंडली, उसके खेल का मैदान जहाँ भी बच्चा खेलता है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाती हैं। यही क्या है, बच्चे का वातावरण है। और वंशानुक्रम और वातावरण ये पूरा अलग से चैप्टर है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर देखिए विशिष्ट रुचि का प्रभाव। विशिष्ट रुचि का प्रभाव यह भी बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चा गाने में अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, उसी प्रकार का हो जाएगा और लोग उसको उसकी कला से जानने लगेंगे, उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाएगी उसकी कला, उसका गायन। फिर है शारीरिक संरचना का प्रभाव। यह तो आपको पता है, जैसा मैंने पहले शुरू में ही कहा वीडियो के, कि किसी भी व्यक्ति को हम फर्स्ट टाइम जब देखते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या उसको केवल उसको हम देख रहे हैं, उसकी बातचीत करने का ढंग भी हम नहीं देख रहे हैं, केवल देख करके ही उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक उस व्यक्ति की शारीरिक संरचना भी हो गई। फिर है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, अगर कोई बच्चा जिस संस्कृति में पला बढ़ा है वह संस्कृति उसके व्यक्तित्व में साफ साफ झलकती है। जिस भी वातावरण में वह ढलता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो पाश्चात्य सभ्यता या फिर अलग अलग देशों में लोगों का पहनावा अलग अलग है, लोगों की भाषा अलग अलग है, लोगों की संस्कृतियां अलग है, लोगों के त्योहार अलग अलग हैं। तो जो सांस्कृतिक वातावरण है यह भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके बाद सातवां यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सोचने समझने की, विचार करने की, तर्क करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो यह भी क्या करता है, यह जो मानसिक योग्यता है किसी भी व्यक्ति की, यह भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यानी कि वह व्यक्ति कितने अच्छे निर्णय ले पाता है अपने जीवन में और कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो हम फैसले लेते हैं, जो हम निर्णय करते हैं, उसी से तो हमारा भविष्य निर्धारित होता है।
तो कहीं ना कहीं मानसिक योग्यता जो हमारी बुद्धि है वह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बुद्धि ही प्रभावित करती है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक सभी आप लोगों ने देखे इस वीडियो में। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम व्यक्तित्व को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं इनको पढ़ेंगे, और ये जो व्यक्तित्व चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने प्रिय 5 मित्रों को जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, आपके लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोगों के लिए ही लिख करके अपने हाथों से मैं नोट्स बनाती हूँ, समय निकाल करके सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत है, क्योंकि ये जो विषय है ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है इस विषय को, इसीलिए मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है। और मैं जितने भी और चैप्टर बचे हुए हैं, गिनती के चैप्टर बचे हुए मैक्सिमम मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जो वीडियोस बचे हुए हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। नोट्स में बना रही हूँ ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करो अपने प्रिय मित्रों को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। दोस्तों लगातार मैं कहती हूँ अगर आप शेयर करोगे तभी मेरे बनाने का कोई मतलब निकलेगा इन वीडियोस को। तो आप लोगों को बस शेयर बटन दबा करके अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर देना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप उनसे जुड़े हो। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप सभी वीडियोस को देखिए, पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं, और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे, क्योंकि लगातार वीडियोस लाने का उद्देश्य यही है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सही समय पर कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। इसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रयास कर रही हूँ। एग्जाम से पहले आपकी ढेर सारी रिवीजन क्लासेस भी मैं चला दूंगी ताकि जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। और वीडियो को लाइक करना और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहेंगे, अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब व्यक्तित्व का मापन की विधियां, यानी कि जो पर्सनैलिटी है इसको हम माप सकते हैं, उसके मापन की कौन कौन सी विधियां हैं ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। टेट परीक्षण, रोडसा हरमन स्याही, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये सब पूछता है। इसके अलावा बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि कैट परीक्षण, टेट परीक्षण सभी एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है और इन सभी को तैयार करना है। तो इन सभी को मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखेंगे, और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी मुझसे बताएंगे। दोस्तों बने रहिए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमसे ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।